देखो कल हमने पढ़ाया था आपको इनफाइनेटली लार्ज थिन प्लेट सीट की वजह से इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। देखो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, ये एक डेरिवेशन है। ये क्वेश्चन आया है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2017 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, जरा देखिए कल मैंने आपको जो सीट पढ़ाया था कि एक आपकी प्लेन सीट है, आपकी ये इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन सीट है जिसपे सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो इस सीट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन चार्ज सीट। तो आपकी ये इससे डिस्टेंस जो थी, ये डिस्टेंस आपकी आर थी, तो E इज इक्वल टू था इस वाले पॉइंट पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो डिस्टेंस से कैसा था, इंडिपेंडेंट था। ये कल हमने डेरिवेशन पढ़ा था इसका गॉस लॉ से, और इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो आ रही थी वो प्लस से अवे होती है, और इस प्लेन सीट के सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ परपेंडिकुलर भी होती है, प्लेन सीट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, नेगेटिव चार्ज होता था वो इनवर्ड हो जाती, लेकिन परपेंडिकुलर होती सीट के। चलिए ठीक है, अब आज हमें जो क्वेश्चन करना है वो क्या है वो पढ़ते हैं। तो देखो एक प्लेन सीट ले ली हमने, ये एक आपकी इन्फिनिटी लॉन्ग प्लेन सीट है ऐसे, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, प्लस की सिग्मा है। फिर कह रहा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ बर्डन। किसके लिए बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ बर्डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट डिस्टेंस आर इन फ्रंट ऑफ चार्ज प्लेन सीट। तो ये चार्ज प्लेन सीट हो गई, इससे आर डिस्टेंस पर ये रहा एक पॉइंट P, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P। ठीक है, आप यहां से कंसीडर कर सकते हो, यहां से कंसीडर कर सकते हो, जो आर डिस्टेंस पर ये आपकी एक पॉइंट है P। ये यहां लिख देता हूं, चलो आर डिस्टेंस। इनफाइनाइट पे चले जाओ आप, फिर यहां से यहां तक की तो डिस्टेंस आर हो गई। इनफाइनाइट पर एक चार्ज रख रहा है Q, और इस Q चार्ज को इस P पॉइंट तक लाने में कितना बर्डन करना पड़ेगा। लेकिन अभी यहां पे क्या रखी है, एक सीट रखी है। ठीक है, यहां पे अब एक सीट रखी है, और इन्फिनिटी से इस Q चार्ज को P पॉइंट तक कितना वर्डन करना पड़ेगा। क्वेश्चन में समझ में आ रहा है। तो पीछे हमने कई बार क्वेश्चन किया है वर्डन निकालने का। इस चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में वर्डन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी और P पॉइंट के बीच में बहुत स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लेंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट सेगमेंट कंसीडर कर लेंगे। ठीक है नहीं, तो देखो एक स्मॉल सेगमेंट dr, फिर dr, फिर dr, फिर dr, फिर dr, या dx कंसीडर कर सकते हो आप, dx 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 बहुत सारे। फिर उसमें से एक स्मॉल सेगमेंट में मूव करने में स्मॉल वर्डन निकाल लेंगे, फिर उसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन, और टोटल वर्डन फाइंड आउट कर लेंगे। अभी तक हमने जितने भी वर्डन फाइंड आउट किए हैं वो स्मॉल सेगमेंट में वर्डन निकाल के उसका एक स्मॉल सेगमेंट में वर्डन निकाल के उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हमें टोटल वर्डन फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, देखो स्मॉल वर्डन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम स्मॉल वर्डन चाहिए निकालते हैं तो स्मॉल वर्डन dw इज इक्वल टू एफ एस एफ डी एक्स कॉस थीटा। जब स्मॉल वर्डन निकाल रहे हैं तो मूव भी कैसा कर रहे हैं, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हैं, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो हमें चाहिए, एक तो फोर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम फोर्स के बारे में सोचें, तो पहले एक काम करते हैं, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाना क्यू चार्ज को, तो इसमें एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लो आप, ये ठीक है, ये एक स्मॉल सेगमेंट कंसीडर कर लिया। यहां पे देखो हमें चार्ज को A से B लेके आना है या B से A, तो इन्फिनिटी से P ला रहे हैं ना, तो हम A से B लाएंगे। यहां पे इस क्यू चार्ज को रख लो, इस क्यू चार्ज को A से B तक लाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, तो A से B ला रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका ये हो गया, मान लो ये dx है। ठीक है, ये dx। तो देखो इस सीट से ये कितनी डिस्टेंस लेट करते हैं हम A तक की x। ठीक है, इतनी बात समझ में आई पहले आपको। ठीक है, अब इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है, ये सीट इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा रही है,
ये वाली सीट इस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई कर रही होगी उसको निकालना है। तो देखो इस सीट की वजह से ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें, ऐसे आएगी, ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए ड्यू टू थिन चार्ज्ड प्लेन सीट E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखो अगर ये ए पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली इस सीट की वजह से, तो क्यू चार्ज इस सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। और जब कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है, कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कब करता है, तो कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस तब करता है जब किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो। सेल्फ के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो क्या ये क्यू चार्ज किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो है किसके, सीट के। इस सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्यू चार्ज प्रेजेंट है, तो ये क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू, इसकी वैल्यू लिखें तो F इज इक्वल टू कितना, क्यू ई। F इज इक्वल टू कितना, क्यू ई, और E की वैल्यू ये रही, तो कितना आ जाएगा, Q इंटू सिग्मा अपॉन 2ε0। ये इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब इस फोर्स की दर्शन दिखाइए। तो देखो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ऐसे फोर्स लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है इस क्यू चार्ज पर। अब इस क्यू चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्डन करना पड़ेगा। उस वर्डन को ही फाइंड आउट करना है। तो पहले हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव करने में वर्डन निकाल लेते हैं। तो क्या लिखें, स्मॉल वर्क डन, हम लिख लें स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग Q बाई dx। ठीक है, हम लिखते हैं वर्डन इन डिस्प्लेसिंग Q बाई dx। हम कितना डिस्प्लेस करना चाहते हैं इस Q चार्ज को, हमें इस Q चार्ज को dx डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्डन करना पड़ा वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे भाई, स्मॉल वर्डन निकाले ना, स्मॉल वर्डन कितना चार्ज डिस्प्लेस करने में, dx डिस्प्लेसमेंट करने में, तो dw इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, f dx cos 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों लिखा, समझ में आया। देखो फोर्स की डायरेक्शन उधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है, यहाँ पे एंगल बिटवीन f एंड dx कितना है, 180 डिग्री है, इसीलिए 180 लिखा। f की वैल्यू लिख लो, पुट कर लो। देखो f की वैल्यू हमने निकाल ली, तो q ओवर q मल्टीप्लाइड सिग्मा ओवर 2ε0 और dx cos 180 की वैल्यू -1। ठीक है, ये स्मॉल वर्डन निकले आया आपका। अब हमें क्या करना है, टोटल वर्डन निकालना है। तो हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें। ऐसे तो करते हैं क्वेश्चन, डेरिवेशन। ठीक है, नहीं कई बार डेरिवेशन किया है, बस इसमें चेंज क्या आया है, यहाँ जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पर, तो वो चार्ज पार्टिकल किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो हमें सीट का इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल वर्डन in bringing Q charge from infinite to P point या infinite to distance R। हमें इस चार्ज को Q से P पॉइंट तक लाने में वर्डन करना है। तो इस सीट से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, और इस सीट से P पॉइंट कितनी दूरी पर है, R डिस्टेंस पर। तो इस चार्ज को Q से P पॉइंट तक लाना है, दैट मींस इन्फिनिटी से डिस्टेंस से R डिस्टेंस तक मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर दें, W dW, इंटीग्रेशन dW की वैल्यू पुट कर दें, तो Q सिग्मा अपॉन 2ε0 dx। ये वैल्यू dW की वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में, तो लिमिट भी x की आएंगी। तो देखो यहां से यहां तक मूव करा रहे हैं, तो यहां पर x कितना है, तो इस जगह पर x इनफाइनाइट है और इस जगह पर x
r है और इस जगह पर x 0 है, ऐसी तो डिस्टेंस बढ़ रही है, समझ में आ रहा है, सीट से डिस्टेंस बढ़ रही है, तो हम क्या कहेंगे, इन्फिनिटी से r तक मूव कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, ये निकालना है। बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, खत्म हो जाएगा। तो w इज इक्वल टू माइनस के क्यू इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx इन्फिनिटी टू r। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, x। dx का इंटीग्रेशन जानते हैं आप सब, माइनस के क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इसका इंटीग्रेशन हो गया x, ये हो गया इन्फिनिटी टू r। बहुत से बच्चों को, जो बायोलॉजी वाले बच्चों को है, अगर उनको नहीं आता है, सबको आता हुआ, वैसे बहुत इजी होता है, फिर भी बता देता हूँ। इंटीग्रेशन dx x कैसे हुआ, तो देखो आप इसे ऐसे लिख सकते हो क्या, x की पावर 0 dx, इसको, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, x की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 लिख देंगे तो dx तो आ जाएगा। अब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 और n प्लस 1, ये फॉर्मूले वैलिड नहीं होता, केवल -1 के लिए वैलिड नहीं होता, n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। तो चेक करो n की वैल्यू कितनी है इस फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में, इस वाली वैल्यू में n की वैल्यू चेक कर लो, n की वैल्यू 0 है, तो n पावर 0 रख दो, x पावर 0 प्लस 1 एंड 0 प्लस 1, तो ऊपर हो गया x और नीचे हो गया 1 डिवाइड बाई x, तो dx कंडीशन x, ठीक है। जिसको नहीं आता उसके लिए बता दिया। आगे सब सॉल्व करें, माइनस के क्यू इंटू कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये, और x पहले अपर लिमिट पुट कर दो, r माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब आगे सॉल्व करें तो ये देखो वर्डन आ रहा है आपका, इसको हटा देता हूं, ये w जो आया, इस वैल्यू कितनी आएगी, तो बहुत से सोचते हैं कि इन्फिनिटी को छोड़ दो आंसर हो गया, ऐसे नहीं, r में से इन्फिनिटी घटा रहे, एक काम कर लो, ये समझ में नहीं आ रहा है तो इस माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो q इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इनफाइनाइट माइनस r ही तो हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब इन्फिनिटी में से r घटाओ, तो इनफाइनाइट में से हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बचता है बताइए, तो इनफाइनाइट बचता है, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, तो इनफाइनाइट ही आता है, तो कितना वर्डन करना पड़ा, इनफाइनाइट वर्डन करना पड़ा, ठीक है। यहां तक समझ में आया आपको, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने सेंड किया है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप चेक कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई बोर्ड में 2017 में आया था, ठीक है ये क्वेश्चन, और इसमें है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है कि यहाँ पे जो प्लेस्ड है, अब वो सीट प्लेस्ड है। एक ऐसे क्वेश्चन मैंने कल भी किया था, तब वायर प्लेस था, चार्ज वायर, और उसमें ए से बी तक मूव कराने में चार्ज को वर्डन पूछ रहा था, ठीक है। तो सबके प्रोसीजर एक ही हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नया क्वेश्चन, नया टॉपिक। देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख लिया ये, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपका एक क्वेश्चन उतारा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है, सीखना। इसके लिए देखो आपको गॉस लॉ का लेक्चर नंबर 1 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, और ये साथ में इसमें लार्ज प्लेन सीट भी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो भी हमने आर्टिकल कल पढ़ाया उसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। जब देखते हैं सॉल्यूशन, तो देखो सबसे पहले कह रहा है कि एक लार्ज प्लेन सीट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसमें डायग्राम बनाना। जब तक आप डायग्राम स्केच नहीं करोगे ना, आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि वो क्या कर रहा है। डायग्राम बना लोगे तो आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ठीक है। तो सर शुरू करते हैं। एक लार्ज प्लेन सीट ऑफ चार्ज हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी इतने लाइज इन एक्स वाई प्लेन, मतलब एक जो सीट है उसका जो प्लेन है लार्ज सीट का, वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो आप एक्स वाई प्लेन तो समझते हो ना, तो देखो ये जो आपका एक्स वाई प्लेन सरफेस हो गया, ये मैंने कई बार पीछे आपको जब मैंने पोटेंशियल पढ़ाया तब मैंने आपको एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन के बारे में समझाया। जब लेक्चर नंबर गॉस लॉ के लेक्चर 1 में भी मैंने आपको एक्स वाई प्लेन के बारे में, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन के बारे में बताया है, ठीक है। तो देखो ये आपका एक्स वाई प्लेन हो गया ये वाला। तो जो सीट है ना वो इस एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, मान लो यही सीट है एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, देखो ये सीट हो गई और इसका सर ये प्लेन सरफेस हो गया। तो ये इस तरीके से, इस तरह से नहीं है, इस तरीके से,
ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस हो गया आपका ये वाला। ठीक है, तो ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो तब जेड एक्सेस कैसे होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि एक्स वाई प्लेन है सॉरी एक्स वाई प्लेन है, तो जेड एक्सेस एक्स वाई प्लेन के कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो जेड एक्सेस ऐसे आएगी। तो इसको हम डायग्राम बना लेते हैं कि एक सीट है आपकी, ये रही मेरे पास लार्ज सीट है आपकी। ठीक है, ये मेरे पास एक लार्ज सीट है ये वाली, तो देखो ये मेरे पास एक लार्ज सीट हो गई ये वाली। ठीक है, और इस लार्ज सीट का जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है ना, तो ये प्लेन हो गया आपका। वैसे तो ये सरफेस पूरा प्लेन सरफेस है आपका ये वाला। ठीक है, तो ये प्लेन सरफेस, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ये सीट है आपकी एक्स वाई प्लेन, ये सीट है प्लेन सीट। ठीक है, जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। एक्स वाई प्लेन है तो इसका एक परपेंडिकुलर जो होगा वो जेड एक्सेस होगी। तो देखो ये आपकी जेड एक्सेस हो गई, इस सीट के, ये सीट हो गई, इस सीट के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ इस तरीके से, इस सीट के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ इस तरीके से, समझ में आ रहा है, ये जेड एक्सेस हो गई, तो ये जेड एक्सेस हो गई। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस 0.1 मीटर। तो एरिया दे रखा है, सर्कुलर एरिया, रेडियस दे रखी है आपकी, रेडियस ऑफ सर्कुलर एरिया, सर्कल, सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस कह दो, कितना दे रखी है आपकी 0.1 मीटर। तो आप यहां से इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। ठीक है नहीं, तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया लिख लो, पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। 0.1 मीटर इफ द नॉर्मल टू द सर्कुलर एरिया, उस सर्कल का जो नॉर्मल है, मेक्स एन एंगल, एरिया नहीं, एरिया नहीं है, नॉर्मल, नॉर्मल टू द सर्कल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद जेड एक्सेस। तो देखो आप ऐसे सर्कल बनाओ कि उस सर्कल का जो नॉर्मल है वो जेड एक्सेस के साथ, इस जेड एक्सेस के साथ 60 डिग्री बनाए। तो देखो मैंने उसको इस तरीके से बना लिया, ये एक सर्कल हो गया, ये इसका क्या हो गया, प्लेन सरफेस। ठीक है, ये इसका प्लेन हो गया, प्लेन सरफेस हो गया ये वाला, ऐसे ये प्लेन हो गया इसका प्लेन सरफेस ऐसे सर्कुलर का। और इसका जो नॉर्मल है, तो इसका ये नॉर्मल हो गया भाई, ये क्या हो गया इसका नॉर्मल, सर्कल का नॉर्मल हो गया, प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो होता है नॉर्मल, पर नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। ये 60 डिग्री बना रहा है, किससे, इस नॉर्मल से, इस सर्कुलर के नॉर्मल से जेड एक्सेस 60 डिग्री बना रही है, तो 60 डिग्री बना रही है। तो ये क्वेश्चन है, और कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो किससे, सर्कुलर एरिया से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। तो ये बताओ यहां इसमें इस सर्कुलर एरिया से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक कर रहा है, इस सर्कुलर एरिया से क्या कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो सर्कुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक करना चाहिए। क्या है, तो है किसका, इस सीट का, इस पी पॉइंट मान लो, तो इस सीट की वजह से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हो आप ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लेन सीट, कितना, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और यहां जो सिग्मा दे रखा है सीट पर, जिस पे चार्ज डेंसिटी सीट पे दे रखी है, वो ये रही 5 × 10⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी कितने। ठीक है, चलो अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड समझो। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दर्शन याद है आपको, सीट इससे पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है आपका, और इस सीट के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, और पॉजिटिव चार्ज से अवे, और सीट के सरफेस से परपेंडिकुलर। तो सीट इस तरह से है, सीट इस तरीके से, इस तरह से होती है अगर सीट, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ऐसे आती।
लेकिन सीट बेटा इस तरीके से कर दी है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो सरफेस के परपेंडिकुलर, ये सीट का सरफेस हो गया ये वाला, सीट के इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है, इस सीट के सरफेस के ऐसे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछ रहा है ड्यू टू सीट, तो सीट के परपेंडिकुलर तो इस तरह से आएगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ऐसे, और पॉजिटिव से अबे ऊपर की तरफ चली जाएगी। समझ में आया आपको? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इस सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। और ये इस सर्कुलर प्लेन सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक कर रहा है सीट का, ठीक है। लेकिन हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह रहा है सर्कुलर एरिया से, तो देखो सर्कुलर प्लेन सरफेस का एरिया की डायरेक्शन दिखाएं तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होता है, ये एरिया की डायरेक्शन हो गई, ये एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल डायरेक्शन दिखा दी हमने, डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल की डायरेक्शन इस तरह से है, तो ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है? थीटा। तो यहां थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ई एंड डायरेक्शन ऑफ एरिया ए कितना है? 60 डिग्री। देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्क्यूलर एरिया फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो इस सर्कुलर एरिया से लिंक कर रहा है, इसीलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ये सर्कुलर प्लेन का एरिया, ये वाला एरिया। और कितना एंगल है ई और ए के बीच में? देखो ई और एरिया की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है? 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री, बस वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा की वैल्यू कितनी है आपकी? 5 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन 2। एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कितनी जानते हैं? 8.85 10 की पावर माइनस के 12। एरिया ऑफ सर्कल हमने निकाल ही लिया, ये रहा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ए, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। कॉस 60 तो 1/2। अब आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है और आर की वैल्यू 0.1 मीटर का स्क्वायर, मतलब वैल्यू पुट करके इसे सॉल्व कर लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर में। आंसर हो गया। समझ में आया आपको? यहां तक ये क्लियर हुआ? ठीक है, चले आगे देखते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। अब हम गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल मतलब हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। वैसे हमारे सिलेबस में केवल कंडक्टिंग वाला है, नॉन कंडक्टिंग वाला सिलेबस में नहीं है शायद, ठीक है। तो लेकिन करा मैं दूंगा आपको। देखो जरा सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बता दूं, ये डेरिवेशन करने से पहले, अगर हमारा स्फीयर है और वो कंडक्टिंग स्फीयर है, कैसा है? कंडक्टिंग स्फीयर, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर आपका सॉलिड स्फीयर हो, चाहे आपका हॉलो स्फीयर हो। इस हॉलो स्फीयर को ही हम स्फेरिकल सेल भी बोलते हैं, स्फेरिकल सेल, ठीक है। देखो कंडक्टिंग अगर स्फीयर है, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड हो या हॉलो स्फीयर हो, अगर सॉलिड होगा सॉलिड स्फीयर लेकिन कंडक्टिंग है, दैट मीन्स मेटल का बना हुआ है, ठीक है। ये और एक हॉलो स्फीयर है, तो यहां पे तो एयर होगा बेटा, ठीक है, लेकिन यहां पे कोई मटेरियल्स होगा, सॉलिड है ना, ठीक है। लेकिन है कैसा? कंडक्टिंग, मतलब मेटल का। तो किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, तो देखो इसमें चार्ज तो हम इसमें यहां पे तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पे तो क्या है? एयर है, एयर इंसुलेटर होता है, ठीक है। तो चार्ज हम इस स्फीयर को देना है ना, हमें एयर को नहीं देना, तो चार्ज सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जो चार्ज है वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो चार्ज तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर कंडक्टिंग है तो चार्ज देंगे तो एयर में तो चार्ज नहीं दे रहे हैं, किस पे चार्ज दे रहे हैं? स्फीयर पर। तो स्फीयर पर चार्ज देंगे तो ये सारा चार्ज कहां रहेगा?
सरफेस पर रहेगा, आउटर सरफेस पर रहेगा, आउटर सरफेस पर रहेगा। लेकिन अगर हम इसको चार्ज यहां दें, यहां चार्ज दें, क्यू चार्ज, तो क्या वो चार्ज अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वॉल्यूम में, या सरफेस पर, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, रेजाइड्स होगा? तो ये देखो, मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो सारा के सारा चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर रेजाइड्स होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्फीयर हो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अभी इस समय स्फीयर की बात कर रहे हैं, तो स्फीयर में किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा यूनिफॉर्मली। स्फीयर, अगर इरेगुलर शेप का कोई कंडक्टर होता तब भी चार्ज सारा सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं होता, वो बाद का फैक्टर है। अभी इस समय हम इतना समझ रहे हैं। वैसे मैंने ये वाले पॉइंट कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की जब मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तब ये समझाया था मैंने आपको। ठीक है, चलो आगे। इस समय स्फीयर की बात कर रहे हैं तो स्फीयर पर ध्यान दें, किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो सारा के सारा चार्ज उस कंडक्टर के आउटर सरफेस, अगर यहां पर भी देंगे तो कंडक्ट करके इटसेल्फ कहां पर पहुंच जाएगा, सरफेस पे पहुंच जाएगा। ऐसा क्यों है, तो अभी आगे वाले लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा गॉस लॉ से इस चीज को, कि किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर ही क्यों रहता है। समझ में आया? ये मैं एक्सप्लेन करूंगा गॉस लॉ के कंसेप्ट से अभी नेक्स्ट चैप्टर में। अभी इस समय हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो इसके लिए पॉइंट सुनो। किसी भी कंडक्टर को चार्ज दोगे तो सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, चाहे वो हॉलो स्फीयर हो चाहे सॉलिड स्फीयर हो। ठीक है, अगर आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटर वाला, इंसुलेटर स्फीयर, इसमें भी हम ये कहें कि एक हॉलो है और एक सॉलिड है, एक हॉलो स्फीयर और एक आपका सॉलिड स्फीयर। ये हॉलो स्फीयर और ये सॉलिड स्फीयर, ये पूरा सॉलिड स्फीयर। ऐसे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो अगर हम इसको चार्ज देंगे तो देखो यहां तो एयर है, तो इस चार्ज हम स्फीयर को दे रहे हैं तो सारा चार्ज इसमें भी कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, सरफेस पर, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम सॉलिड स्फीयर है लेकिन नॉन कंडक्टिंग है, हम ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे हैं, दोनों नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। अगर सॉलिड स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, तो उसका सारा चार्ज उसके वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है बेटा, इनसाइड। नॉन कंडक्टर में चार्ज आउटर सरफेस पर इटसेल्फ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, कहां पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्यू चार्ज। पहले इस वाले पॉइंट पर आप कॉन्सेंट्रेट करिए, ये मैं पीछे भी बता चुका हूं आपको, एक बार फिर मैंने बता दिया है। तो ये देखो, ये तीनों केस सेम नहीं है, 1, 2 और ये 3, ये तीनों केस सेम है आपके, ए वाले। इन तीनों केसों में देखो कंडक्टिंग है, दैट मीन्स मेटल का बना हुआ स्फीयर कंडक्टर है, तो चाहे वो सॉलिड हो चाहे हॉलो हो, सारा चार्ज उसके आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। नॉन कंडक्टिंग है तब भी, हॉलो स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग और हॉलो स्फीयर है तब भी उसका चार्ज आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। नॉन कंडक्टिंग है और सॉलिड स्फीयर है तो उसका चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ठीक है। चलिए अब नया टॉपिक शुरू करते हैं हम। गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डेरिवेशन कर रहे हैं, डेरिवेशन ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर
कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इनमें से कोई सा भी कहता है, सबके लिए एक ही डेरिवेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल, ब्रैकेट में लिख दिया, और स्फेरिकल सेल सॉलिड कंडक्टिंग अलग होता है वैसे, ठीक है ना। हॉलो स्फेरिकल सेल का मतलब ही क्या होता है, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। आप ये कर लो, ये एक ही आर्टिकल हो गया। अब यहां से आप ये समझ लो, अगर हमें दूसरा आर्टिकल कॉन्सेंट्रेट करना है, और ये ठीक है, स्फेरिकल सेल का मतलब हॉलो स्फीयर। अब वो कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, तो हॉलो कंडक्टिंग ये स्फेरिकल सेल लिख रहे हैं, वो कंडक्टिंग स्फीयर होना चाहिए। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीनों के लिए चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, सरफेस पर, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो तीनों का डेरिवेशन एक ही है, ठीक है। शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। तो एक हमने यहां एक स्फीयर बना लिया भाई, हॉलो स्फीयर बना लिया, स्फेरिकल सेल बना लिया, ठीक है। थिन है, कैसा है, थिन चार्ज, थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल। तो एक हमने स्फेरिकल सेल बना लेते हैं, कंडक्टिंग, ये कंडक्टिंग मान के चल रहा हूं, और हॉलो स्फीयर है, ठीक है ना, हॉलो है। अब इस पर जब चार्ज देंगे तो इसका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यू चार्ज। ये क्यू चार्ज इसके कितने सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये क्यू चार्ज 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। इतने सरफेस एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू। तो 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे। या डायरेक्टली लिख सकते थे सिग्मा अपॉन क्यू अपॉन एरिया। ए एरिया में क्यू चार्ज है, तो ए एरिया कितना है भाई स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। इस 4 पाई आर स्क्वायर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू। तो सिग्मा की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे मैं आपको ये बता रहा हूं, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी, क्योंकि सारा चार्ज कहां पर है, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। अभी हम क्यू के टर्म में कर रहे हैं, लास्ट में जाके उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इसकी रेडियस हमने आर मानी है, ये सेंटर हो गया ओ। आर क्या है आपकी, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 3 पॉइंटों पे निकालनी है। स्फीयर है, एक हॉलो स्फीयर, स्फीयर लिया है कंडक्टिंग चार्ज, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, उसकी कारण, उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो हम 3 पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, स्फेरिकल सेल के आउटसाइड, स्फेरिकल सेल के सरफेस पर, और इनसाइड। तो देखो हम यहां एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लें, तो ये पी पॉइंट इस स्फेरिकल सरफेस के आउटसाइड है, इनसाइड है, सरफेस है। ये 3 पॉइंट होंगे। कभी भी स्फेरिकल सेल आएगा, स्फीयर आएगा, तो उसके 3 पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, इनसाइड, आउटसाइड और सरफेस। तो इस समय आउटसाइड, तो हम यहां लिख लेते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं आउटसाइड द स्फीयर। देखो इसकी रेडियस तो आर हो गई, सेंटर से ये पॉइंट पी जो है वो कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो यहां जो स्मॉल आर है, इस स्मॉल आर का नेम समझ लो पहले, ये है सेपरेशन बिटवीन, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हो। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, तो सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये ध्यान रखना आर का नेम। इस जगह पर आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है या छोटा है, तो स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है। स्मॉल आर जो डिस्टेंस है वो कैपिटल आर से बड़ी है। देखो आप, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है।
अब कैसे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ? तो मैंने कहा था कि आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं। जिस चार्ज बॉडी की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो उस पर कौन सी डेंसिटी आएगी? तो कौन सी डेंसिटी आएगी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। एक स्टेप हो गया, तो आप इसे यहां लिख लो कि लेट सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? Q ओवर 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। चार्ज किस पर है? चार्ज किस पर है? स्फीयर पर। तो स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा यहां। चार्ज किस पर है? स्फीयर पर ही तो है, स्फीयर के सरफेस पर है, तो सरफेस एरिया आएगा किसका? स्फीयर का। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन सरफेस एरिया। ठीक है नहीं? तो यहां से आप अगर Q निकालना चाहो कि सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस एरिया में, तो सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ये स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 क्या बताया था मैंने? कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी हो उस पॉइंट पर आप उस पॉइंट से पास होता हुआ एक आप इमेजिनरी गॉसियन सरफेस खींच लो। ठीक है? तो इस जगह पर हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस खींचें तो वो कैसा होगा? स्फेरिकल शेप का। ये देखो, ये हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया। ये क्या है आपका? ये है आपका गॉसियन सरफेस। और ये कहां से पास हो रहा है? ये गॉसियन सरफेस जिस पॉइंट P पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वहां से पास हो रहा है। सिमेट्रिकल है, इस सिमेट्रिकल है। इस स्फीयर से इसकी सरफेस की जो डिस्टेंस है वो चारों तरफ से बराबर है, तो गॉसियन सरफेस बना लिया। ठीक है? तीसरा पॉइंट जो हमने बताया था आपको, एक बार आप गॉस लॉ का यूज करके, थर्ड स्टेप मैंने बताया था, एक बार आप गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो गॉसियन सरफेस से पास होता हुआ। दूसरी बात, आप डेफिनेशन वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले डेफिनेशन से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से, डेफिनेशन मतलब फाई बराबर EA cos थीटा से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो गॉसियन सरफेस से ही, और दोनों को इक्वल कर दो। सॉल्व करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट हो जाती है। ये 4 स्टेप मैंने बताया, एक स्टेप मैंने 2 स्टेप यूज कर लिए, तीसरा स्टेप चलते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस जो है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इंटीग्रेशन कितना? EdA cos थीटा। क्लोज सरफेस है इसीलिए इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस। गॉसियन सरफेस एक क्लोज सरफेस होता है, तो इसमें इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस। ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है गॉसियन सरफेस से। समझ में नहीं आया सर? तो जरा समझाते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। इस गॉसियन सरफेस के एक P पॉइंट पर एक स्मॉल एरिया लेट करिए आप। ये देखो, एक गॉसियन सरफेस पर मैंने एक स्मॉल एरिया कंसीडर कर लिया। एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ DA। एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है? गॉसियन सरफेस के सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ DA दिखा दिया। तो पहले आप इस स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करो DA से, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दिखाएं? तो देखो, इस पर स्फीयर पर जो चार्ज है वो सिमेट्रिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और सिमेट्री के अकॉर्डिंग इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आनी चाहिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस सरफेस पॉजिटिव चार्ज से अवे और रेडियली आउटवर्ड होनी चाहिए, ऐसे। जैसे इस जगह पर एक स्मॉल एरिया मानते हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते पॉजिटिव चार्ज से अवे और ऐसे दिखाते रेडियली आउटवर्ड, रेडियस के अलोंग। देखा, ये इस स्फीयर के रेडियस के अलोंग एरिया की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन रेडियस के अलोंग। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहां ये दिखाया आपने, तो E की डायरेक्शन ऐसे आ गई। ठीक है, अब E और DA के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री। तो आप स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल सरफेस
एरिया डी ए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो, तो डी फाई लिखोगे आप, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा कितना है 0 डिग्री, ई और डी ए की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है 0 डिग्री, ऐसे। तो ये तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला किससे, स्मॉल एरिया से, इतना। अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे स्मॉल एरिया होंगे, उन सभी स्मॉल एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना ही होगा, उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो आप टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लोगे। तो इंटीग्रेशन कर दें अगर इसका हम, इंटीग्रेशन ऑफ गॉस क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन बाय डी फाई ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो डी फाई की तो इंटीग्रेशन हो गया फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाय क्लोज सरफेस ई डी ए कॉस थीटा, ये तो आया। तो देखो इसीलिए इस स्टेप को मैंने कट कर दिया है, डायरेक्ट लिख दिया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अरे 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 ये गॉस लॉस के अकॉर्डिंग नहीं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय डेफिनेशन कर लो, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक, उल्टा हो गया भाई अब पूरा, चलो कोई नहीं, पहले आप ये निकाल लो, फिर अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम निकाल लेना। पहले फॉर्मूले से निकाल लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सरफेस से, फिर बाद में गॉस लॉ से निकाल लेना। वैसे हम पहले गॉस लॉ से निकालते थे, फिर फॉर्मूले से निकालते थे, अब पहले हम इससे निकाल लेते हैं, फिर गॉस लॉ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये फाई इज इक्वल टू इतनी तो आ गया, ठीक है। चले आगे देखते हैं, तो वैल्यू पुट कर दो इसमें, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई cos 0, इंटीग्रेशन ई तो बाहर आ गया, डी ए का इंटीग्रेशन ऐसे। अब बताओ डीए का इंटीग्रेशन करेंगे तो डीए किसका पार्ट है, इस स्फीयर का या गॉसियन सरफेस का, डीए किसका पार्ट है, डीए किसका पार्ट है, इस स्फीयर का, इस वाले स्फीयर का या गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस का। तो इंटीग्रेशन करने पर गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया आ जाएगा। यहां पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि यहां इंटीग्रेशन करने पर किसका एरिया आएगा, और यहां पे देखो एरिया 4πr² लिखा है, रेडियस ये वाले लिए। तो ये बताओ, ये चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो चार्ज किस बॉडी पर है, स्फीयर पर या गॉसियन सरफेस पर, तो चार्ज तो स्फीयर पर है, तो स्फीयर पे चार्ज है तो स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी में। तो लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे पास कर रहा है, गॉसियन सरफेस से, तो स्मॉल एरिया किस पर लेंगे, गॉसियन सरफेस पर। गॉसियन सरफेस के स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, टोटल एरिया फ्लक्स निकालना है तो स्फीयर के गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो टोटल एरिया किसका आएगा, गॉसियन सरफेस का। कितना होगा भाई, ई इंटू गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है ना, तो टोटल एरिया आएगा, तो इसकी रेडियस कितनी है स्मॉल आर, तो गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया कितना होगा 4πr²। ये देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1 हो गई। अगेन नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, हम पहले ही ये वाला करते थे, फिर उसके बाद ये वाला करते थे, यहाँ ये उल्टा हो गया, पहले ये हो गया फिर ये हो गया, वो चलो कोई नहीं, ठीक है, सही है, वो बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई, किससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो, गॉसियन सरफेस से, तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे नेट चार्ज इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस ही तो आपका क्लोज सरफेस है, ठीक है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या ये क्यू चार्ज पूरा इस गॉसियन सरफेस के इनसाइड है, नहीं, देखो इस गॉसियन सरफेस के अंदर यही चार्ज तो क्यू ही तो है, इस पूरे स्फीयर पे क्यू चार्ज है, पूरा स्फीयर ही उसके अंदर है, तो क्यू चार्ज है, तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। अब देखो यहाँ दो तरह का 2 पॉइंट बन सकते हैं, आप चाहो तो क्यू की वैल्यू ये पुट कर सकते हो, ये वाली सिग्मा इंटू 4πr², तो एक आंसर सिग्मा के टर्म में आ सकता है और एक आंसर क्यू के टर्म में आ सकता है। तो हमारा जो हम रिजल्ट याद करते हैं वो क्यू वाला करते हैं हमेशा, तो हम पहले क्यू के टर्म में ही रहने देते हैं इसको, ठीक है, नहीं तो हम पहले क्यू के टर्म में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इतना आया। अब एक बार बताओ, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास हो रहा है, गॉसियन सरफेस से, और ये वाला भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे पास हो रहा है, गॉसियन सरफेस से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड
फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E इंटू 4πr² है, और ये कितना है 1/ε0 इंटू Q है। तो E की वैल्यू कितनी निकल के आई देखो, तो इस 4πr² को नीचे ले आओ, तो 4πε0 Q/r²। ये देखो, ये इस स्फेरिकल सेल की वजह से आउटसाइड किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, ये डेरिवेशन हो गया आपका। ठीक है, अब एक देखो इस फॉर्मूले में कुछ आपको फील हो रहा है, ये जो फॉर्मूला है एक तरीके से पॉइंट चार्ज का था। याद करो, कोई पॉइंट चार्ज है, ये कोई पॉइंट चार्ज है Q, और ये इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है। तो इस P पॉइंट पर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हुआ करती थी, इस Q पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यही तो था 1/4πε0 Q/r²। और इस स्फेरिकल सेल की वजह से भी P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो इतनी ही आ रही है। तो जरा ये चेक करो, इसमें देखो यहां पे एक पॉइंट था और इससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट था। यहां पे इस जगह पर आपका एक स्फीयर है, स्फीयर ऐसे, और चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है ये यूनिफॉर्मली। इस सबको मिला के कितना चार्ज है Q, और इसके सेंटर से कहां से, सेंटर से, ये P पॉइंट कहां है, आउटसाइड। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां निकाली है, आउटसाइड, ये आउटसाइड के लिए है। और ये R कहां से है, सेंटर से P पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ये देखो यहां। लेकिन चार्ज तो यहां पे नहीं है ना पॉइंट की तरह से, जैसे ये पॉइंट चार्ज है Q और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल लें तो ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है, दिख रहा है। और इस स्फीयर के लिए भी हमने डेरिवेशन किया तो यही आया। तो देखो, लेकिन ये Q चार्ज वो यहां नहीं है, इस जगह सेंटर पे नहीं है, कहां पर है, सरफेस पर है, तब भी फॉर्मूला यही आ रहा है। तो यहां हम ये स्फीयर में इस Q चार्ज को सेंटर पर रखा हुआ एज्यूम कर सकते हैं, इजी करने के लिए, याद करने के लिए, कि अगर ये चार्ज कहां पर रखा होता, सेंटर पर रखा होता, तो सेंटर पर रखा होता, अगर ये Q चार्ज सेंटर पर रखा हुआ होता तो स्फीयर पे है, इनसाइड यहाँ कोई चार्ज नहीं है, स्फेरिकल सेल है, हॉलो स्फीयर है। चार्ज अगर ये वाला यहाँ सेंटर पर रखा हुआ एज्यूम कर लें, सेंटर पर रखा हुआ एज्यूम कर लें, तो इस ये पॉइंट चार्ज की तरह से वेव कर रहा है। देखो आपका r डिस्टेंस है, Q चार्ज है, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट है एक, ऐसा बहुत सारी किताबों में लिखा होता है। मैं तो सीधा जाता हूं कि स्फीयर हो, आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली वो कहां निकाली, आउटसाइड। ठीक है, अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं इसमें, अभी बता देता हूं, बाद में नहीं, कि ये इस फॉर्मूले को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड निकाला है, क्यू के टर्म में निकाला है। अगर हम सिग्मा के टर्म में चाहते हैं तो ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, E = 1/4πε0। क्यू की वैल्यू कितनी, सिग्मा इंटू 4π R² डिवाइडेड बाई स्मॉल r²। तो 4π से 4π कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा R² अपॉन ε0 स्मॉल r²। तो देखो एक फॉर्मूला ये और ये एक ही है, सेम है। ये भी आउटसाइड P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये भी आउटसाइड P पॉइंट पर इंटेंसिटी है ड्यू टू अ चार्ज स्फेरिकल सेल। फर्क इतना है कि ये Q के टर्म में है और ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में है। ठीक है, तो आप यही रिजल्ट याद करिए, और ये ऐसे कन्वर्ट करना हो तो इस चार्ज कहां पर है, सरफेस एरिया पर। तो सिग्मा फॉर्मूला होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू Q अपॉन एरिया। ए एरिया में एक इसका इस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना, 4πr²। 4πr² सरफेस एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, Q। तो Q और इसका से मल्टीप्लाई करके Q निकाल लो आप और पुट कर दो यहाँ पे। ठीक है, इसलिए आप इसी को याद कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ये आउटसाइड निकाल दिया। अब हम दोबारा से कर रहे हैं इसमें, अगर हम सरफेस पर करते, कहां पर करते, सरफेस पर करते, तो ये था सरफेस पर करेंगे। तो देखो मैं दोबारा से डायग्राम बनाता हूं पहले। तो देखो ये आपका स्फीयर था, हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग, ये आपका इस पे चार्ज था, कितना था, Q, और इसकी रेडियस R थी। अगर हम सरफेस पर निकालते
तो मैंने अभी आपका आर का नेम बताया था आपको, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो सरफेस पे निकालते तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता क्या नहीं, क्योंकि अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट हम इस वाले पॉइंट पे निकाल लें। तो स्मॉल आर का नेम क्या है, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता क्या नहीं, और स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाता तो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकल जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, तो कैपिटल आर स्क्वायर। देखो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में चाहिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से क्यू निकालते तो सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहां रख देते तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू की वैल्यू सिग्मा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। इस कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। ठीक है, ये सरफेस पे निकाल दिया हमने। अब निकालना है हमें इनसाइड। किस पॉइंट पे निकालना है, स्फीयर के इनसाइड निकालना है, स्फीयर के इनसाइड निकालना है। तो इनसाइड वाला पॉइंट देखते हैं, स्फीयर के इनसाइड। थर्ड केस है हमारा कि स्फीयर के इनसाइड निकालना है। तो देखो ये हमने फिर दोबारा से स्फीयर बना लिया, इस पे चार्ज है क्यू, ऐसे ये सरफेस पर है, ठीक है ना, सरफेस पे क्यू चार्ज है, ये आउटर सरफेस पर। इसकी रेडियस आपकी ये कैपिटल आर है, ये रेडियस कैपिटल आर है ना। हमें मान लो कि हमें इस सेंटर ओ से इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, तो स्मॉल आर यही तो होगा भाई आपका स्मॉल आर। स्मॉल आर किसे कहते हैं हम, स्मॉल आर जो होता है वो होता है सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्फीयर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां है, पी, ये वाला पॉइंट पर है, और ये पॉइंट इनसाइड है आउटसाइड है, देखो इनसाइड। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकाल रहे हैं, इनसाइड। और इनसाइड के लिए स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन देखें तो स्मॉल आर छोटा है और कैपिटल आर बड़ा है, ये कैपिटल आर हो गई, तो स्मॉल आर छोटा और कैपिटल आर बड़ा। अब इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। तो हमें क्या करना है, वही गॉसियन सरफेस बनाना है, ठीक है नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वो तो उतनी रहेगी, सिग्मा चार्ज कहां पर है, सरफेस पर, तो सरफेस एरिया ए और ये क्यू। चार्ज कहां पर है, सरफेस पर, तो सरफेस एरिया कितना 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इसी सरफेस एरिया पे तो चार्ज है, आउटर सरफेस पर है, तो सरफेस एरिया कितने पर चार्ज है, 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर सरफेस एरिया पे, तो क्यू चार्ज है तो इतना ही रहेगा। तो क्यू की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू तो यही रहेगी, ठीक है। तो स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर वाले केस में अब हम दूसरा स्टेप यूज करते हैं गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस कहां से पास होता है, जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं उस पॉइंट से पास होता हुआ एक हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो हमने ये क्या ड्रॉ कर दिया, ये गॉसियन सरफेस, और ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, पी पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये कर दिए स्मॉल आर। स्पेरिकल शेप का, जो स्पेरिकल बॉडी होती है, चार्ज बॉडी है, उसके लिए गॉसियन सरफेस की शेप स्पेरिकल शेप की होती है, और जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे उसी पॉइंट से पास करता हुआ दिखाएंगे उसको, ठीक है। ये दिखा दिया। अब क्या करते हैं, वही अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ लगा लो पहले, एडेप्शन लगा लो पहले, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस phi is equal to 1/epsilon 0 into net charge enclosed by, क्लोज सरफेस कौन है, किससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो आप, गॉसियन सरफेस से, तो गॉसियन सरफेस लिखेंगे गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस के इनसाइड कोई चार्ज है क्या, नहीं,
कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज तो कहां है, सॉलिड जो स्फीयर है उसके आउटर सरफेस पर है। तो गॉसियन सरफेस के इनसाइड कोई चार्ज नहीं, तो 1/ε0 × 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आया, फाई बराबर कितना आया, 0। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपकी 1। अब आपको क्या करना, एक बार डेफिनेशन से निकाल लेना है। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। तो फाई बराबर अभी समझाया था इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो इसमें आप स्मॉल एरिया की डायरेक्शन दिखा सकते हो, टोटल एरिया की डायरेक्शन नहीं दिखा सकते, इसीलिए स्मॉल एरिया की डायरेक्शन दिखा सकते हो। डीए की डायरेक्शन ऐसे आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियस के अलॉन्ग होती है, आउटवर्ड रेडियल होती है ई। तो थीटा तो 0 डिग्री है, तो थीटा तो 0 डिग्री हो गया, कॉस 0 डिग्री। ई बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन बाय डीए। ये डीए गॉसियन सरफेस के एक छोटे से पार्ट का एरिया है या स्फीयर के एक छोटे से पार्ट का एरिया है। तो देखो मैंने किस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे निकाल लो आप, गॉसियन सरफेस पर। तो इस गॉसियन सरफेस के एक छोटे से स्मॉल एरिया डीए से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालोगे, डी फाई निकलेगा, उसका इंटीग्रेशन कर दोगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आएगा। तो ये जो डीए है वो गॉसियन सरफेस के छोटे से पार्ट का एरिया है, तो इंटीग्रेशन करने पर गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया निकल आएगा, और गॉसियन सरफेस का टोटल एरिया निकलेगा तो ई इंटू 4 स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो आएगा। क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, गॉसियन की रेडियस कितनी है, स्फेरिकल सरफेस की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो उसका इंटीग्रेशन करने पर टोटल एरिया जो आएगा वो 4 स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को इक्वेट कर दो, तो ये E इंटू 4 स्क्वायर है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, और ये वाला कितना है, 0। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो E कितना आएगा, 0। ठीक है, तो अगर आपका इनसाइड की बात करें तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, 0। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में है, ये ध्यान रखना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का मतलब है इस कंडक्टर के इनसाइड कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। जब कंडक्टर के इनसाइड नेट चार्ज फ्लो 0 हो, दैट मीन्स कोई करंट कंडक्ट ना करे, तो उस कंडीशन में कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है। ठीक है, अभी ये आगे समझ में आएगा। अभी फिलहाल समझिए कि इस वाले केस में इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी आई, 0 आई। ठीक है, ये समझ में आया। तीनों जगह पर डेरिवेशन समझ में आया। ये डेरिवेशन हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इन तीनों के लिए यही डेरिवेशन है, बिकॉज इन तीनों में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट है। ये तीनों केसेस में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उस कहां पर डिस्ट्रीब्यूट है, उसके आउटर सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है पहले। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं।